Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 9 of class 12th, that is strategies for the enhancement in food production. So without wasting any time, let's proceed with the today's session. So before we start with the today's session, let us first revise what we have studied in the previous one. तो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रीडिंग टेक्निक का यूज़ करके हम अलग अलग क्रॉप को डिजीज़ रेजिस्टेंस बना सकते हैं. इसके लिए दो तरीके थे. जो सबसे पहला था वो था कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक और दूसरा था म्यूटेशन ब्रीडिंग. तो कन्वेंशनल मेथड के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हम अब देखते हैं एक बार म्यूटेशन ब्रीडिंग के बारे में, क्योंकि जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग थी उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रही थी. और वो प्रॉब्लम ये थी कि वो जो क्रॉप्स वगैरह थी उनके अंदर जो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस जीन है वो बहुत ही कम मिल रहे थे, और जहाँ पे मिल रहे थे वहाँ पे यील्ड बहुत कम थी. तो इसीलिए हमने उनको आर्टिफिशियल म्यूटेट भी करवाना शुरू करवा दिया. म्यूटेशन था क्या? म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसीजर था जिस चीज़ के थ्रू हम जेनेटिक वेरिएशंस को लेके आ सकते हैं. और कैसे आएंगे वो जेनेटिक वेरिएशन? अगर हम बेस पेयर के सीक्वेंस को चेंज कर दें तो जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं वो बहुत इजीली आएंगे. वो जो म्यूटेशंस आ रही हैं हम उनको आर्टिफिशियली भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. कैसे? केमिकल रेडिएशंस वगैरह का यूज़ करके, जैसे कि गामा रेडिएशन. और उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे और उन प्लांट्स का यूज़ करेंगे जिनके अंदर डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज ए सोर्स को. और इसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन ब्रीडिंग. तो एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ एक म्यूटेशन ब्रीडिंग का, और वो है मूंग बीन. मूंग बीन जो है हमने इसको रेजिस्टेंस बना दिया है येलो मोज़ाइक वायरस से. तो ये म्यूटेशन ब्रीडिंग का एग्ज़ाम्पल है. इसके अलावा जो एक भिंडी का भी एग्ज़ाम्पल है कि हमने भिंडी की एक वाइल्ड वैरायटी को ब्रीडिंग की टेक्निक से एक नई वैरायटी बना दिया जो कि डिज़ीज़ रेजिस्टेंस भी हुई और इसके साथ साथ उसकी यील्ड भी ज़्यादा हुई. और जो न्यू बनी थी जो भी हमारी वैरायटी, उसको हमने नाम दिया प्रभानी क्रांति. नाउ the next topic is plant breeding for developing resistance to insect pest. कि कैसे हम प्लांट ब्रीडिंग जो वाली टेक्निक है उसका यूज़ करके हमारी क्रॉप को रेजिस्टेंस बना सकते हैं हम जितने भी ये जो इंसेक्ट वगैरह हैं या फिर और जो पेस्ट वगैरह हैं उनके अगेंस्ट में, ताकि हमारी जो क्रॉप है वो इनकी वजह से ख़राब ना हो. A major cause for the large scale destruction of the crop plant and the crop produce is insect and the pest manifestation. तो एक और बहुत बड़ा कारण है फसलों के ख़राब होने का, और वो भी बहुत बड़े स्केल पे. और वो रीज़न है इंसेक्ट पेस्ट. ये जो इंसेक्ट वगैरह हैं ये क्रॉप को ख़राब कर देते हैं. इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन द होस्ट क्रॉप प्लांट मे बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो अगर किसी भी क्रॉप प्लांट के अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंस है तो वो किस चीज़ की वजह से हो सकता है? वो कोई भी मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हो सकता है. दैट इज़ इंसेक्ट पेस्ट. तो अब जो ये कुछ क्रॉप इंसेक्ट रेजिस्टेंस हैं
तो ये जो कहाँ किस वजह से हो सकती हैं, तो उनका रीज़न है कि वो कोई ना कोई उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो जो क्रॉप प्लांट है वो रेजिस्टेंट हुई हों। हेयरी लीव्स इन द सेवरल प्लांट are associated with the resistance to insect pest. Example, resistance to jacids in cotton and cyril leaf beetle in wheat. इसके अलावा जो कुछ प्लांट के अंदर हेयरी लीव्स होती हैं वो भी क्या है, एक टाइप का रेजिस्टेंस है उनका डिजीज़ फैलाने वाले पेस्ट वगैरह से। एग्ज़ाम्पल है जो जैसिड के अगेंस्ट में जो कॉटन है वो रेजिस्टेंट है। इसके अलावा जो सिरल लीफ बीटल है वो भी वीट के अंदर नहीं होती है इन हेयरी लीफ वगैरह की वजह से। इन वीट द सॉलिड स्टेम लीड टू नॉन प्रेफरेंस by the stem softly and smooth leaved and the nectarless cotton varieties do not attract the bollworm। एक और एग्ज़ाम्पल है कि अगर हम वीट की बात करें तो उसकी जो सॉलिड स्टेम है उसकी वजह से जो स्टेम सॉफ्लाई जो इंसेक्ट वगैरह आते हैं वो इतनी जल्दी वीट प्लांट तक नहीं आते, क्योंकि जो थिक स्टेम है वो उनका प्रेफरेबल रीजन नहीं है। और इसके अलावा जो बॉलवर्म है वो भी नॉर्मली जहाँ उसको ज़्यादा नेक्टर मिलेगा वहाँ पे वो बहुत इजीली आएगा। तो अब कॉटन के अंदर क्या हुआ कि उसकी जो लीव्स थी वो तो बहुत स्मूथ हो गई हैं और उनके अंदर नेक्टर भी नहीं है। तो कॉटन की जो ऐसी वाली वैरायटीज़ हैं जिनकी स्मूथ लीव्स और जो नेक्टर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी वैरायटीज़ बॉलवर्म के लिए बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं हैं। तो इसका मतलब ये कि वहाँ बॉलवर्म नहीं आएगा और इससे होने वाली बीमारी भी नहीं होगी। हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन and sugar content in the maize lead to resistance to maize stem borer। इसके अलावा जो एस्पार्टिक एसिड है उसका ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होना, नाइट्रोजन का कम अमाउंट प्रेजेंट होना और जो शुगर कंटेंट है मेज़ वगैरह का उसके अंदर क्या होगा कि जो बीमारी लगती थी पहले मेज़ स्टेम बोरर वाली, जो बोरर नॉर्मली जितने भी जो बोरर्स होते हैं उनकी वजह से लगती थी, अब इन चीज़ों की वजह से वो बीमारी नहीं लगती है, क्योंकि ये सारी जो कंडीशंस हैं ये जो बोरर्स हैं उनके लिए फेवरेबल नहीं हैं। ब्रीडिंग मेथड फॉर द इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द सेम स्टेप as those for any other agronomic trait such as yield or the quality and are discussed earlier। तो जो ब्रीडिंग मेथड होते हैं इंसेक्ट पेस्ट वगैरह रेजिस्टेंस बनाने के लिए, तो उनके अंदर भी सेम वही स्टेप लगते हैं जो कि और सारी जो हम जो ट्रेट वगैरह को इन्वॉल्व करवा रहे थे अपने ब्रीडिंग वाली टेक्निक में। जैसे कि हम जो यील्ड वगैरह या फिर जो क्वालिटी वगैरह को इम्प्रूव करवा रहे थे, उस टाइम पे हमने जो स्टेप यूज़ करे थे ब्रीडिंग वाले, वही सेम स्टेप यहाँ पे भी यूज़ करने पड़ते हैं। सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जीन मे बी कल्टिवेटेड वैरायटीज़, जर्म प्लाज्म कलेक्शन ऑफ द क्रॉप और वाइल्ड वैरायटीज़। इसके अलावा पर जो सोर्स होगा रेजिस्टेंस जीन लेने का, मतलब वो पर्टिकुलर चीज़ जहाँ से हम जो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस जीन है वो उठाया था, तो वो कोई भी हो सकती है। वो कोई कल्टीवेटेड वैरायटी हो सकती है, वो किसी जर्म प्लाज्म कलेक्शन के थ्रू हो सकता है,
या फिर वाइल्ड वैरायटी से भी जो हमारा रेजिस्टेंस जीन है हम उसको ले सकते हैं। सम रिलीज्ड क्रॉप वैरायटीज़ ब्रीड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्शन फॉर द इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस are given in table 9.2. Some released crop varieties breed by hybridization and selection for the insect pest resistance are given in table 9.2. तो कुछ ऐसी क्रॉप वैरायटीज़ जो कि हमने आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसीजर से बनाई हैं, जो कि इंसेक्ट पेस्ट के केस में रेजिस्टेंस हैं, यानी कि जिनके अंदर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। तो ऐसी वैरायटीज़ के कुछ एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉप का नाम है ब्रेसिका स्पीशीज़ की क्रॉप है, नाम है मस्टर्ड। इसकी जो वैरायटी है जिसका नाम है पूसा गौरव, ये जो एल्फिड्स हैं उनके केस में रेजिस्टेंस है। जो दूसरी क्रॉप है दैट इज़ फ्लैट बीन। इस क्रॉप की दो वैरायटीज़ पूसा सैम 2 एंड 3, ये दोनों वैरायटीज़ बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट के केस में रेजिस्टेंस हैं। एग्जाम्पल जैसेड, एल्फिड्स एंड फ्रूट बोरर, इन तीनों से ये रेजिस्टेंस हैं। नेक्स्ट वन इज़ भिंडी, जिसको हम ओकरा भी बोलते हैं। इसकी स्पीशीज़ हैं दो, दैट इज़ पूसा सवानी एंड A4। ये जो दोनों वैरायटीज़ हैं, ये जो शूट है और जो फ्रूट बोरर है, उन दोनों के केस में ये रेजिस्टेंस हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग for improved food quality. More than 840 million people in the world do not have adequate food to feed their daily food and the nutritional requirement. तो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर 840 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको नॉर्मली रोज़ पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। A far great number, 3 million people, suffer from micronutrients, protein and vitamin deficiencies or the hidden hunger because they can't afford to buy enough fruit, vegetables, legume, fish and meat. तो वो तो हमने बात करी थी सिर्फ 840 मिलियन पीपल की जिनकी डेली फूड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती हैं, पर एक इनसे भी बड़ा फिगर है दैट इज़ 3 बिलियन पीपल। ये जो 3 बिलियन पीपल हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के केस में सफ़र करते हैं। मतलब कि जो प्रोटीन है, वाइटामिन्स हैं, इन सब की डेफिशिएंसीज उनके पास रहती हैं। प्रॉपर अमाउंट में उनको प्रोटीन या विटामिन का जो कंटेंट है वो डेली फूड में नहीं मिल पाता है, और इसी को हम हिडन हंगर भी बोलते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने जितनी उनको ज़रूरत है उतने फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम, फिश या मीट वगैरह को बाय कर सकें खुद के लिए। The diet lacking essential micronutrients, particularly iron, vitamin A, iodine, zinc, increase the risk of the diseases, reduce lifespan and reduce the mental ability. जो डाइट हैं जिनके अंदर जो असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं होते, फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन ना हो, विटामिन ए ना हो, आयोडीन ना हो, जिंक ना हो, तो इस टाइप के जो डाइट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो
इससे जो बीमारी फैलने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसकी वजह से जो इंडिविजुअल इंसान का जो लाइफ स्पैन होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और जो मेंटल एबिलिटी है उस इंसान की, जो मानसिक रूप से उसकी जो काम करने की शक्ति है वो भी बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोफोर्टिफिकेशन। तो क्या होता है ये बायोफोर्टिफिकेशन, वो अब हम देखते हैं। द ब्रीडिंग क्रॉप with the higher level of vitamins and minerals or the high protein and healthier fat is the most practical mean to improve the public health। तो मतलब इस तरीके की क्रॉप को ब्रीड करवाया जाए जिनके अंदर जो वाइटामिन्स हैं उनका जो लेवल है, उनका जो कंटेंट है वो ज़्यादा हो, मिनरल्स भी ज़्यादा हों, तो ये सारी चीज़ें, या फिर दोनों ही प्रोटीन और फैट उनका अमाउंट ज़्यादा हो, तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो होनी ज़रूरी हैं ताकि जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव करवाया जा सके। ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग। तो जो अलग अलग जो ब्रीडिंग टेक्निक आ रही हैं जिनकी मदद से हम न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है क्रॉप की उसको बढ़ा रहे हैं, तो उनके बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके अंदर 4 चीज़ें मेन हैं। पहली है कि जो प्रोटीन का कंटेंट और क्वालिटी है वो बहुत ज़रूरी है। ऑयल कंटेंट इन क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है। विटामिन कंटेंट कितना है उसके अंदर, और जो माइक्रो और जो मिनरल कंटेंट है ये भी ज़्यादा होना चाहिए। ये जो कोई भी अगर ब्रीडिंग की टेक्निक अपनाई जा रही है उसके ये बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन 2000 द मेज हाइब्रिड्स दैट हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन कंपेयर टू एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड वर डेवलप्ड। तो जो 2000 के आसपास ऐसी मेज़ को, हाइब्रिड मेज़ को बनाया गया जिसके अंदर जो अमाइनो एसिड का जो अमाउंट था वो डबल था, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा था। अगर हम इसको कंपेयर करें जो पहले जो एग्जिस्ट करती थी अलग अलग मेज़ की जो वैरायटीज़ थी उनके केस में, तो यानी कि बहुत हद तक हमने जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है मेज़ की उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया था। Wheat variety Atlas 66 having a high protein content has been used as a donor for improving the cultivated wheat। तो wheat की एक वैरायटी है जिसको नाम दिया गया है Atlas 66। इसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है वो भी ज़्यादा है। तो ये जो Atlas 66 है इसको एज अ डोनर यूज़ किया गया जो वीट की और अच्छे से उसको कल्टीवेट करवाने के लिए, नई नई स्पीशीज़ को और बनाने के लिए। इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप एन आयरन फोर्टिफाइड राइस वैरायटी containing over 5 times as much as iron as in the commonly resumed varieties। तो इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि जो राइस की वैरायटी है उसके अंदर हम जो आयरन का कंटेंट है उसको ऑलमोस्ट 5 टाइम तक डबल कर सकते हैं, जो कि किसके कंपैरिजन में, जो कि हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं जिन वैरायटीज़ को, उनके कंपैरिजन में। द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली has also released several vegetable crops that are rich in vitamin and minerals. Example, vitamin A enriched carrot, spinach, pumpkin, vitamin C enriched bitter ground, bathua, mustard, tomato,
iron and calcium enriched spinach and bathua, and protein enriched bean, broad, labalab, French and the garden pea। तो इसके अलावा हमने ऐसी बहुत सारी ऐसी जो हमारा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का, दैट इज़ IGRI, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। इससे बहुत सारी अलग अलग जो क्रॉप की वैरायटीज़ हैं या फिर जो वेजिटेबल क्रॉप हैं उनको डेवलप करवाया गया है हाइब्रिडाइजेशन से। और ऐसी क्रॉप जिनके अंदर विटामिन और मिनरल बहुत ज़्यादा है, ऐसी वैरायटीज़ को लाया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैरेट के अंदर विटामिन ए को इंक्रीज़ करवाया गया, स्पिनच और पम्पकिन के अंदर भी विटामिन ए को इम्प्रूव करवाया गया, बिटर गॉर्ड, बथुआ, मस्टर्ड और टमाटो के अंदर विटामिन सी को इंक्रीज़ करवाया गया। स्पैनिश एंड बथुआ के अंदर उन्होंने आयरन और कैल्शियम वगैरह को भी इनरिच करवाया। प्रोटीन्स वगैरह का जो कंटेंट है उसको बीन वगैरह के अंदर और ज़्यादा इंक्रीज़ करवाया।